गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ सोशियली अनएडजस्टेड चिल्ड्रन अर्थात सामाजिक असमायोजित बालकों का शैक्षिक प्रावधान। एजुकेशनल प्रोविजंस शैक्षिक प्रावधान सामाजिक रूप से असमायोजित बालकों के समायोजन के लिए विद्यालय को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है, जबकि इनके साथ ही परिवार और अभिभावक भी उत्तरदायी माने जाते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रशिक्षित अध्यापक, कक्षा अध्यापक और परामर्शदाताओं को इनका उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए, जिससे वह कुसमायोजन की ओर आ सकें। उनके सुधार के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि सामान्य कक्षा अध्यापक का कार्य है कि वह सामाजिक रूप से असमायोजित बालक को पहचाने और साथ ही असमायोजित बालक में जो दोष हैं उनमें बढ़ने से उन दोषों को रोके, इस प्रकार की उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक परामर्शदाता की नियुक्ति करनी चाहिए। जब अध्यापक आवश्यकता महसूस करे तो वह ये सहायता भी दे कि बालक को किस प्रकार की समस्या है उसका निदान किया जा सके। साथ ही मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेते रहनी चाहिए, जिससे बालक में किसी प्रकार की समस्या का समाधान हो सके। एक विशेष कक्षा का प्रबंध करना चाहिए ताकि वहां पर सुधारात्मक प्रविधियों का प्रयोग किया जाना सके। विशेष विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। विशेष विद्यालय जैसा कि शिकागो तथा न्यूयॉर्क में हैं। आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी करना चाहिए। आवासीय विद्यालयों के निर्माण से इन बालकों में सुधार हो सकता है तथा इनका जो भार है, जो खर्चा है, वो राज्य सरकारें अपने स्तर पर वहन करें, क्योंकि शैक्षिक योजना की सफलता पाठ्यक्रम, अध्यापकों की कुशलता तथा श्रवण दृश्य सामग्री आदि पर निर्भर करती है। इसलिए इनकी ओर ध्यान देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगला पॉइंट हमारा आता है रोल ऑफ टीचर अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की भूमिका के अंतर्गत हम जानेंगे कि कक्षा अध्यापक का दायित्व है कि वह सामाजिक रूप से असमायोजित बालक को पहचानने तथा बालकों में अच्छी भावना तथा अच्छा नागरिक बनने की इच्छा उत्पन्न करे। यदि इन बालकों की ओर अध्यापक अधिक ध्यान नहीं देंगे तो इनके जो दोष हैं वो बढ़ने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। ऐसे बालकों के अध्यापक को भली भांति प्रशिक्षित होना चाहिए। अनट्रेन्ड टीचर ये दायित्व को नहीं निभा सकता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार के गुणों का समावेश नहीं होगा जो कि एक प्रशिक्षित अध्यापक के अंदर होता है। उसमें वह सभी गुण होने चाहिए जो एक योग्य अध्यापक में होते हैं, जिससे वह असामाजिक बालक को पहचान सके और उसके अंदर अच्छी भावना का विकास कर सके। अगला हेडिंग हमारा आता है रोल ऑफ काउंसलर परामर्शदाता की भूमिका। परामर्शदाता का
कर्तव्य ये बनता है कि जब अध्यापक की समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे, तो वह या किस प्रकार से सामाजिक रूप से असमायोजित बालक की सहायता करे, या ये भी समझ लीजिए आप इस तरह से कि असमायोजित बालक को वो नहीं समझ पा रहा है कि उसमें किस प्रकार से अच्छे गुणों का विकास करे, या उन बालकों में किस प्रकार से समस्या का समाधान करे, तब वह परामर्शदाता यानी काउंसलर अध्यापक की सहायता करेगा। परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो विशेष रूप से इसी कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वह बालकों से सीधे संपर्क भी स्थापित कर सकता है और विद्यालय जाकर भी बात कर सकता है। साथ ही वह परामर्शदाता यदि उसका कार्य सुसंगठित है तो बालकों को बहुत अधिक लाभ हो सकता है। परामर्शदाता समय समय पर विद्यालय में जाकर वहाँ पर बच्चों से मालूम करके, बच्चों की जानकारी लेकर उनकी समस्याओं का निवारण तथा निदान कर सकता है। साथ ही वह अध्यापक को भी अच्छी तरीके से समझा सकता है कि हमें ऐसे बालकों के संग किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और उनका किस प्रकार से समस्याओं का निदान करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा आता है यूज़ ऑफ स्पेशल सर्विस, अर्थात विशेष सेवाओं का उपयोग। विशेष विद्यालय सेवा का तात्पर्य ये है कि उन विभागों, उन ब्यूरो चीफों और मंडलों की सेवाएं जो बालक, उनके माता पिता और अध्यापक की सहायता करते हैं, इन सभी समितियों में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, गृह विद्यालय निरीक्षक रहते हैं जो कार्यक्रम का प्रबंधन भी करते हैं। साथ ही बालक अध्ययन विभाग तथा मनोवैज्ञानिक ब्यूरो द्वारा प्रायः बालक की कठिनाइयों का अध्ययन करते हैं। वो ये जानते हैं कि बालक के अंदर किस प्रकार की समस्याएं पनप रही हैं। उनकी व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और परिवार का भी गहन अध्ययन करते हैं। बालक की भी समस्याओं का गहन अध्ययन किया जाता है, उनके व्यक्तित्व का, और परिवार में माता पिता, भाई बहन इत्यादि जो भी हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक इस बात में सहायता देता है कि हमें किस प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य विद्यालय और परिवार को निकट लाना होता है। एक डॉक्टर का कर्तव्य ये बनता है कि वह बालकों की शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे, क्योंकि अगर बालक का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा तभी बालक में किसी और चीज का विकास हो सकता है। मनोचिकित्सक का कर्तव्य ये बनता है कि बालक के अंदर संवेगों के विकास में अपनी सहायता प्रदान करे। अगला बिंदु हमारा आता है स्पेशल क्लासेस, विशिष्ट कक्षाएं। सामाजिक रूप से असमायोजित बालक के लिए विशेष कक्षा का आयोजन उचित है। इन कक्षाओं का आयोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि विशेष अध्यापक सामाजिक रूप से असमायोजित होने का कारण जान सके, साथ ही बालकों की सहायता भी कर सके। ऐसी कक्षाओं में बालकों का प्रवेश नियमित कक्षाओं में से करना चाहिए, परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक इसे दंड स्वरूप ना समझे। अगर बालक दंड स्वरूप समझेगा तब परेशानी का सामना हो सकता है। कक्षा में बालकों की संख्या कम होनी चाहिए जिससे
प्रत्येक बालक पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। साथ ही कक्षा में घर जैसा वातावरण भी होना चाहिए। यहाँ बालकों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह ये कक्षाएं बालकों में सुधार में सहायक हो सकती हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है स्पेशल स्कूल, विशिष्ट विद्यालय। विशेष विद्यालय केवल सामाजिक रूप से असमायोजित बालकों के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे स्कूल बालकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। इन स्कूलों में बालक के दोषों को दूर करने के लिए विशिष्ट अध्यापक, डॉक्टर, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक आदि प्रकार के लोग होते हैं। विशेष स्कूल ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां जिले भर के बालक आसानी से आ सकें। यहाँ विविध प्रकार के पाठ्यक्रम भी होने चाहिए, जिससे लकड़ी का काम, बिजली का काम आदि सिखाए जाने चाहिए। साथ ही इसके संगीत, कला और शारीरिक शिक्षा भी देनी चाहिए। अध्यापकों को उचित रूप से प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत, व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन भी मिलना चाहिए। बालकों को कार्यों के आलेख रखने चाहिए। अमेरिका में इस प्रकार के विशिष्ट स्कूल शिकागो में स्थापित किए गए हैं। अंतिम पॉइंट हमारा आपका आता है रिहैबिलिटेशंस इंस्टीट्यूट, आवासीय संस्थाएं। इस प्रकार की संस्थाओं में बालक तब भेजे जाते हैं जब स्कूल तथा घर दोनों ही बालक के सुधार में असमर्थ होते हैं। यहाँ बालकों के रहने के लिए और खाने के लिए पूरा प्रबंध होता है। पढ़ाई के साथ साथ समायोजन की समस्या भी हल हो जाती है। इन संस्थाओं में दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली विधि है आपकी कुटीर विधि, दूसरी विधि है सम विधि। कुटीर विधि जिसमें प्रत्येक बालक के लिए भिन्न भिन्न कुटीर होते हैं, इसमें उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। सम विधि जहाँ प्रत्येक बालक एक ही कक्षा में रखा जाता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुटीर विधि अच्छी मानी जाती है, परंतु इसकी सफलता कुशल अध्यापकों पर निर्भर करती है। उनकी भूमिका माता पिता के रूप में कार्य करना होता है। यहाँ भी सब पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं जो सामान्य विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। औद्योगिक कार्यों की ओर ध्यान दिया जाता है। शिकागो में अभिभावक विद्यालय का सबसे अच्छा उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।